अगेन टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने 2020 के जो जैम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हम सॉल्व कर चुके हैं और आपने देखा भी, बहुत अप्रिशिएशन भी किया। इसी की तर्ज पे 2019 में जितने भी क्वेश्चन जैम के आए हैं हम उसको इस सीरीज़ में कवर करेंगे पार्ट्स बाय पार्ट्स। पहले एमसीक्यू किया जाएगा, फिर एमएसक्यू, फिर जो लास्ट में बचेगा नेट उसको हम सॉल्व करेंगे। और उसी तरह हम 2019 में जितने भी जैम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये 1 नंबर के हैं। इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे ऑप्शंस हमको दिए गए, रिज है, ट्रेंच है, आइलैंड अर्क है, एक्रिएशनल प्रिज्म है। तो आपको पता है कि जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वो 3 तरह की डिफाइन होती है। एक डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। इसमें अलग अलग तरह के फीचर्स बनते हैं जिससे हमें डिसाइड होता है कि अगर हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हैं तो वहाँ पे हमारा मिड ओशियनिक रिजिड को फॉर्म होता है। जब हम कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं तो वो कन्वर्ज होती है, एक दूसरे से कोलाइड होती है, तो वहाँ पे किसी और तरह का फॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो उसी तरह से हर एक फीचर्स का होता है। तो हम पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये आप फिगर देख रहे हैं कि जहाँ पे आपका ये जो आपकी प्लेट्स एक दूसरे से मूव कर रही है, जब प्लेट एक दूसरे से मूव करती है तो वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहलाती है। जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती है तो उसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो ये डाइवर्ज कर रही है तो यहाँ पे हमारा मिड ओशियनिक रिजेस बन रहा है जो सिंपली यहाँ पे आपको दिया गया है रिज के फॉर्म में। फिर यहाँ पे आप ट्रेंच बन रहा है। ट्रेंच आप देख रहे हैं जब एक दूसरे से कोलाइड कर रही है तो कन्वर्जेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका ट्रेंच बन रहा है। उसी तरह और भी फीचर्स है कि वॉल्केनिक अर्क बन रहा है, फिर रिफ्ट जोन है, फिर आपका सबडक्शन जोन कहलाता है। तो इसी तरीके से सारे फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर है कि आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या मिल रहा है, वो आपको रिज मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए होता है, 1 होता है। तो उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है वो एसोसिएटेड होता है आपका आइलैंड अर्क से एसोसिएटेड होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इज अ टाइप ऑफ वॉल्केनिक अर्क। अब वहाँ पे आप ओशियनिक ट्रेंच को भी देखते हैं और एक्रेशनल प्रिज्म भी आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से ही रिलेटेड होता है। और आपके समझिए कि जो एक्रेशनल प्रिज्म होता है ये आपका थर्स्ट फॉल्टिंग से ज़्यादा रिलेटेड होता है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि शेयर वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू द। आपको पता है कि जो हमारी वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक में 2 तरह की वेव होती है, प्राइमरी और शेयर वेव्स। प्राइमरी वेव जो कि सभी मीडियम में ट्रेवल करती है, शेयर वेव्स हमारी लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस पार्ट में लिक्विड होता है। अगर उसमें लिक्विड होगा तो उसमें शेयर वेव ट्रेवल नहीं करेंगी। तो आप ये समझिए कि हमारा जो अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये वाला अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपका होली सॉलिड होता है। और आपका ये अगर आप देखेंगे ये हमारा फॉर्मेशन है अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो आपका पूरा टोटल का टोटल ये आपका होली सॉलिड होता है। और जो मेंटल होता है, मेंटल में आपका बोथ अपर एंड लोअर मेंटल होता है। ये आपका इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में अपर मेंटल में आपको थोड़ा सा सेमी लिक्विडस मिलेगा, बट इतना फर्क नहीं होता है कि जितना कि आपका आउटर कोर होता है। ये जो कि आउटर कोर आपका पूरा का पूरा लिक्विड होता है, तो आपका जो शेयर वेव्स होती है आउटर कोर्स में ट्रेवल नहीं करती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपका ये फॉसिल्स ऑफ बोरोस एंड फुटप्रिंट आर नोन एज। जो फॉसिल्स होते हैं बोरोस के फुटप्रिंट, उनको क्या कहते हैं, क्या नाम कहा जाता है। एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक एक एक्सप्लेनेशन में हमारे क्या है, बट आंसर हमारा ट्रेस फॉसिल्स है। तो हम एक एक एक्सप्लेनेशन को पहले समझ लेते हैं। अब आप देखिए कि जो ट्रेस फॉसिल की डिफिनेशन है, व्हाट इज ट्रेस फॉसिल्स। इसमें क्या होता है, दे आर बायोजेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर दैट रिकॉर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज व्हाट सच एज बोरोइंग, वॉकिंग एंड फीडिंग। इस आल मतलब जो आपका बोरो होता है, फीडिंग होता है, वॉकिंग होता है, उनके जो ट्रेसेस होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वो आपके ट्रेस फॉसिल के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाती है। अब हम स्यूडो फॉसिल्स की बात करते हैं। स्यूडो फॉसिल्स आर इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट और मार्किंग और इम्प्रेशंस दैट आर मिस्टेकन फॉर फॉसिल। ये एक्चुअल में फॉसिल नहीं होते, बट ये मतलब स्यूडो होते हैं। मतलब एक तरीके से आप फॉल्स अलार्म जिसको बोला जाता है, तो उस तरीके के स्यूडो फॉसिल्स को आप, फॉसिल्स तो नहीं होता बट वो आपको ऐसा माना जाता है कि फॉसिल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल होता है आपका पायराइट डिस्क जो होती है। पायराइट डिस्क इज समटाइम इट विल मिस्टेकन एज अ फॉसिल बट इट इज अ स्यूडो फॉसिल। अब कार्पोलाइट्स की बात करें, दे आर फॉसिलाइज्ड एनिमल
एनिमल फेसेस। फेसेस मतलब जो एक्सक्रिएटा होता है, जो मतलब खाने के बाद जो आप एक्सक्रीट करते हैं, तो उसको जो वो पूप, आप बेसिकली पूप कह सकते हैं। जो पूप होता है वो जब आपकी क्या कहते हैं प्रिजर्व हो जाता है तो उसको हम कोप्रोलाइट्स बोलते हैं। और बॉडी फॉसिल्स तो आपको पता ही क्या होता है। बॉडी फॉसिल एक्चुअल रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ। तो हमारा जो ऑप्शन है फॉसिल्स और बोरोस एंड फुटप्रिंट्स आर नोन एज ट्रेस फॉसिल। मैंने आपको एक एक के बारे में बता दिया कि स्यूडो फॉसिल्स क्या होता है, जो कि फॉसिल्स नहीं होते। काप्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक तरह का ये पू होता है, जो मतलब आपका एक्सक्रिएटा होता है वो आपका प्रिजर्व हो जाता है। फिर बॉडी फॉसिल्स आपको पता ही है कि क्या होता है, ये एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द फॉसिल्स होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्ट एंड ग्रेवन स्ट्रक्चर आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय, मतलब जो हमारा हॉस्ट और ग्रेवन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। आपको पता है कि हॉस्ट एंड ग्रेवन एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं, आपको पता है कि फॉल्ट्स में आप जो अर्थ के टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें तो उसमें कंप्रेशन लगता है और टेंशन लगता है। पुल अपार्ट को हम टेंशन कहते हैं। जब टेंशनल स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव फॉर नॉर्मल फॉल्ट, ये आपका कैसे बनता है कि जब आपका नॉर्मल फॉल्ट टेंशन स्ट्रेस से बनता है तो कुछ पार्ट नीचे चला जाता है, कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है। जो पार्ट नीचे चले जाता है उसको ग्रेवन कहते हैं, जो पार्ट ऊपर आ जाता है उसको हॉस्ट बोला जाता है। तो इस तरीके से एक सीरीज बन जाती है हॉस्ट एंड ग्रेवन की। सो दीज आर द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू द नॉर्मल फॉल्टिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नॉर्मल फॉल्टिंग होगा, जो कि ए हमारा ऑप्शन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा डिस्क्रोडियम इज नोन फ्रॉम द। डिस्क्रोडियम, आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये कहाँ पे आ रहा है। आपको जैसे मैं बार बार बोला कि गोंडवाना, जो हमारा गोंडवाना ग्रुप है, जो गोंडवाना सक्सेशन है, उसमें बहुत से फॉसिल होते हैं, जैसे ग्लोब्सोप्टेरिस है और भी है। तो उसी में आपका डिक्रोडियम भी पाया जाता है। अब किस सीरीज में पाया जाता है, किस फॉर्मेशन में पाया जाता है, वो हम देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको स्ट्रेटिग्राफी पढ़ना है तो पहले आप गोंडवाना को ज़रूर से पढ़ डालिए। उससे हर साल क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन उसका कंपल्सरी आना ही आना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि डिक्रोडियम होता क्या है। डिक्रोडियम इज अ जीनस ऑफ फॉर्क लीफ। ये बेसिकली लीफ का इम्प्रेशन है, एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपका मिडिल गोंडवाना में पाया जाता है। द परसोरा बेड विद इन द परसोरा बेड ऑफ द पंचेत फॉर्मेशन। आंसर आपका जो है पंचेत फॉर्मेशन है, क्योंकि ये आपका मिडिल गोंडवाना में पाया जाता है। परसोरा आपका बेड जो है, परसोरा बेड जो कि हमारा पंचेत में है उसमें पाया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए, जब आप गोंडवाना की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो गोंडवाना डिपॉजिट है वो अलग अलग बेसिस में डिपॉजिट हुआ। जैसे दामोदर वैली हो गया, जिसको राजमहल हिल बोलते हैं, सतपुरा रेंज में हो गया, सोन महानदी में हो गया, फिर गोदावरी में हो गया। तो उसमें अलग अलग में एक एक इक्विवेलेंट होता है। तो आपका ये जो पंचेत फॉर्मेशन है ये वाला, ये आपका राजमहल हिल दामोदर वैली में आ रहा है, और आपका रानीगंज फॉर्मेशन भी जो है वो इसी में आ रहा है। इसके इक्विवेलेंट जो आपके ये आपका पंचमरी और देनवा है, ये आपके सतपुरा रीजन, सतपुरा बेसिन जो है उसमें डिपॉजिट हुआ है आपका इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिक्रोडियम का, ये आपका कहाँ पाया जाता है, आपका पंचेत फॉर्मेशन में पाया जाता है। तो हमारा आंसर पंचेत फॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको एक एक एक्सप्लेनेशन बता दिया, और डिटेल में आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गोंडवाना सक्सेशन कायदे से, चाहे आप MS कृष्णन से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, या फिर किसी और बुक से पढ़ना चाहे तो पढ़ लिए, बट उसको कायदे से अच्छे से पढ़ लिए, तो ताकि आपका एक क्वेश्चन कम से कम जब में ना छूटे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परमियन इज एंड परमियन क्या है, दिस इज जस्ट अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जिसमें याद करने का मैंने तरीका बताया था, वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है कि प्रेगमेंट कैमिन जो आपका प्री कैमिन ऑर्डियोविजन सिल्यूरियन का कैसे आप याद कर सकते हो उसके लिए। बट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये आपका इयॉन है कि एरा है कि एपोक है कि पीरियड है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो आपका प्री कैमिन या फेनोजोइक है वो इयॉन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका हेडेन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, इयोसिन, ये आपका एरा आता है। जो पीरियड्स हैं आपके वो आपके छोटे छोटे पार्ट्स में कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, उसके बाद भी जो पार्टीशंस आपके हुए हैं ये इपोक में कहलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि जो परमियन है वो परमियन हमारा क्या है, वो पीरियड में कहलाता है। तो पीरियड्स हमारा सही आंसर है यहाँ पे। और आपको मेरा वीडियो अगर GTS में जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किया है, जिसमें आपको सक्सेशन तो याद हो ही जाएगा, उसके साथ उसका टाइम भी याद रहेगा, तो वीडियो को भी जरूर जाके देखें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक मिनरल्स है।
मीन्स पॉलीमॉर्फिक मिनरल्स है, मतलब जो पॉलीमॉर्फिक मिनरल होता है उसमें क्या होता है। अब यहाँ पे आप इसको दो पार्ट में करिए, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स आपका स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजी जिसको कहा जाता है, मतलब स्ट्रक्चर या फेस, जो भी आप कहना चाहें जिस तरीके से। तो पॉलीमॉर्फ जिसमें बहुत से फेस हो, इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म एंड आइडेंटिकल कंपोजिशन एज द नेम सजेस्ट, तरीके से हमारा आंसर ए हो जाता है। Now moving to the next question, turbidities commonly form in, see इसका भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। turbidities are sedimentary gravity, ये turbidity करंट क्या होता है, are sediments gravity flow that transport sandy and silty sand into deep water environment। देखिए तो कहाँ पे आता है turbidity commonly form in where डीप मरीन इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप डीप वाटर का मतलब डीप मरीन इन्वायरमेंट, तो आपका आंसर बी होगा। Apart from marine environment, turbidity current are also associated with, मतलब लेक में भी थोड़ा बहुत turbidity current आप देख सकते हैं, but mainly it is related to deep marine environment। तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है बी, deep marine environment। Now moving to the next question, which of the following is the fundamental constituent of humic coal। अब आप यहाँ पे समझ लिए कि humic coal का जो डायरेक्टली आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पे मेसरल, बट इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या होता है। मेसरल्स आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमिक कोल, ये आप सब जानते हैं। मेसरल कैन बी डिफाइंड एज द माइक्रोस्कोपिक रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल एनालॉगस टू मिनरल्स इन रॉक। जिस तरह रॉक में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसी तरह कोल में, ह्यूमिक कोल में आपका मेसरल पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे 3 तरह के मेसरल होते हैं, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो एक होता है इंटरटिनाइट, दूसरा होता है आपका विट्रिनाइट, और लास्ट में होता है लिप्टिनाइट। इसको हम एक्सिनाइट भी बोलते हैं। चलिए हम पता कर लेते हैं व्हाट इज लिथोटाइप। लिथोटाइप्स आर द माइक्रोस्कोपिकली रिकॉग्नाइजेबल बैंड्स, ये बैंड्स होते हैं ह्यूमिक कोल में। ये आपके 3 तरह के होते हैं, इसमें भी हम बात करते हैं। ये आपका विट्रेन होते हैं, उसके बाद आपका क्लेरेन होते हैं, फिर ड्यूरेन होते हैं, और 4 होते हैं इसमें, और फ्यूजेन होते हैं। तो ये आपका लिथो टाइप्स हो गए। इसमें केरोजिन तो आप जानते ही क्या होता है, इट इज़ नॉट फाउंड इन कोल, इट इज़ फाउंड इन पेट्रोल, सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ह्यूमिक कोल। तो हमारा आंसर है मेसरल। आज का जो हमारा MCQ का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर के हैं, उसके लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल असेंबलेज कैरेक्टराइज ब्लू शीट फेसिस मेटामॉर्फिज्म ऑफ अ मैफिक रॉक। देखिए अभी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बताया था कि जो मेटामॉर्फिक फेसिस हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें जैसे ब्लू शीट फेसिस हो गए, एक्लोजाइट फेसिस हो गया, एम्फिब्राइट फेसिस हो गया। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पेरेंट रॉक होती है, अगर पेरेंट रॉक डिफरेंट होगी तो आपका इन प्रोडक्ट दूसरा होगा, और उसी के हिसाब से आपके जो मिनरल्स फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे। हो सकता है उसी ब्लू शीट फेसिस में आपके पास कोई और रॉक हो तो वो कोई और वो मिनरल्स बनाएंगे, और उससे कुछ और मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। कहने का मतलब है कि जो आपकी पेरेंट रॉक है वो मैफिक है कि पैलेटिक है, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक है, तो डिफरेंटली आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ग्लूफिन लॉसोनाइट किस में आएगा, किस फेसिस में आएगा, उसका पेरेंट रॉक क्या होगा। तो आपको पता है कि ग्लूफिन लॉसोनाइट जो आपका करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये ब्लू शीट फेसिस का करेक्टरिस्टिक्स है, और ये आपका मैफिक रॉक की बात करते हैं तब उसमें अगर आपका पेरेंट रॉक मैफिक रॉक होता है तभी आपको ग्लूकोफेन लॉसोनाइट आपको ब्लू शीट फेसिस में मिलता है। उसके बाद हॉर्नब्लिन प्लेजियोक्लेस प्लस माइनस एपिडोट प्लस गार्नेट की बात करें तो ये भी आपका मैफिक रॉक में मिलता है, और ये आपका एम्फिब्रोलाइट फेसिस की बात करें तो उसमें आपको मिलेगा फेंजाइट क्लोराइड प्लस गार्नेट। फेंजाइट जो है आपका करेक्टरिस्टिक मिनरल है पैलेलिटिक रॉक के लिए, जो कि आपका ब्लू शीट फेसिस में ही पाया जाता है। उसके साथ साथ आपको क्लोराइड और ग्रेनाइट भी मिलेगा। ओम्फासाइट गार्नेट जो है आपका ये एक्लोजाइट फेसिस से रिलेटेड है, और ये भी मैफिक रॉक की जब आपका पेरेंट रॉक मैफिक रॉक होता है तभी आपको ओम्फासाइट ग्रेनाइट एक्लोजाइट फेसिस में मिलेगा। तो मैंने आपको सारे एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन करना है, और हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज होता है, तो इस चैप्टर का आप मेटामॉर्फिक फेसिस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर
नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। आप कुछ मत करिए, पहले आप एक अपनी बेसिक्स बुक उठा लीजिए। एक बुक तो आपके पास रेफरेंस होनी चाहिए कि उससे तो आपको हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उससे इन डेप्थ पढ़ने के लिए जैसे अगर मेटामॉर्फिक की बात करें तो आप जेडी विंटर पे जा सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी बुक होगी जैसे बेस्ट की बुक होगी तो उससे भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बट वो तब जब आपका पहले बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बुक्स कौन से रेफर कर सकते हैं, आप के.एम. बार्गर ले सकते हैं या परवीर सिंह ले सकते हैं या कोई और दूसरी बुक ले सकते हैं, जिससे पहले आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका लेवल क्या है। उसके बाद आप अपने आप को मूव ऑन करके जेडी विंटर तक जा सकते हैं, बेस्ट तक जा सकते हैं। या अगर आप पहले जेडी विंटर बेस्ट पढ़ना चाहते हैं और आपको समझ में आते हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।